12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरओ से पाठ बाजार दर्शन आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को या फिर आप कह सकते हैं वैकल्पिक प्रश्नों को या फिर आप कह सकते हैं एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पर करेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र बाजार में क्या लेने गए थे? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ये कि एक मामूली चीज़, दूसरा बहुत सा घर का सामान, तीसरा फर्नीचर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि पाठ जो कि बाजार दर्शन जिसका नाम है, जिस पाठ में हमें ये बताया गया है कि बाजार के जो चमक है लोगों को कैसे अपने जाल में फंसा लेती है और उनकी जो तय की गई राशि खर्च करनी होती है उससे कहीं ज़्यादा वो खर्चा कर लेते हैं और ज़रूरत का सामान भी वो नहीं ले पाते हैं। तो किस तरीके से हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, इससे संबंधित सारी बातें हमें ये पाठ में पढ़ने को मिली हैं। जहाँ पर लेखक ने अपने मित्रों का उदाहरण देते हुए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि एक मित्र जब बाज़ार गया तो वो किस परिस्थिति में था और किस तरीके से वो बाज़ार से लौटा, और दूसरे मित्र का उदाहरण देते हुए उसने ये बताया कि किस तरीके से बाज़ार में जाने के बाद उसकी क्या स्थिति रही। तो ऐसे ही प्रश्न उस पाठ से संबंधित यहाँ पर ये है पहला कि लेखक के मित्र बाज़ार में क्या लेने गए थे, जो कि एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो पहले का इसका उत्तर जो है वो का सही होगा। एक मामूली सी चीज़ लेने जाते हैं लेखक के मित्र। आदिकाल से समान, आदिकाल यानी शुरुआती, आदिकाल से सामान खरीदने के विषय में किसकी प्रमुखता प्रमाणित है? यानी सामान खरीदने में किस चीज़ को प्रमुखता दी जाए वो प्रमाणित कर दी गई है। तो आदिकाल से सामान खरीदने के विषय में किसकी प्रमुखता है? पति की, पत्नी की, पति पत्नी दोनों की, या फिर धन की? तो पत्नी की। जैसा कि आप यहाँ पर जोक्स भी पढ़ते होंगे तो आप किस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से जो घर का खर्चा है वो एक तरफ है और पत्नी अगर शॉपिंग पर जाए तो कितना खर्चा हो जाता है। तो ये आदिकाल से ही चलता चला आ रहा है कि सामान खरीदने के विषय में जो प्रमुखता प्रमाणित कर दी गई है वो पत्नी से संबंधित है कि वो किस तरीके से खर्चा कराती हैं चीज़ों को खरीदने में। तो यही प्रश्न यहाँ पाठ में जो बातें ये आम जीवन से संबंधित हैं वो समझाई गई हैं, उसी से संबंधित प्रश्न भी है यहाँ पर कि आदिकाल से किस तरीके से पत्नी को प्रमुखता दी गई है सामान खरीदने में। तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग सामान किसके कारण खरीदते हैं? ज़रूरत के कारण, अपनी पत्नी के कारण, परचेजिंग पावर के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो परचेजिंग पावर जो है उसकी वजह से लोग सामान खरीदते हैं। परचेजिंग पावर, आपके पास पैसा कितना, आप कितना खरीद सकते हो, वो आपको ज़्यादा पुश करता है चीज़ें खरीदने के लिए या पैसा बेकार करने के लिए या फिर पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपकी परचेजिंग पावर क्या है वो ज़्यादातर लोगों को सामान खरीदने के लिए पुश करती है। तो लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामान किसके कारण खरीदते हैं? परचेजिंग पावर के कारण। बाजार में खड़े होकर व्यक्ति को क्या लगता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला, यहाँ कितना परिमित है और मेरे पास कितना अतुलित, यानी यहाँ पर कितना सारा सामान है और मेरे पास कितना पैसा है, ये चीज़ व्यक्ति को बाजार में खड़े होकर लगता है। या फिर यहाँ कितना अतुलित है और मेरे पास कितना कम। वही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास कितना पैसा है और बाजार में देखो कितना है सामान, या फिर दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि बाजार में कितना सामान है, बहुत सारा सामान है पर मेरे पास पैसे बहुत है, कम है। अब गा ऑप्शन है, का और खा दोनों, यानी ये दोनों ही चीज़ें जो है व्यक्ति के दिमाग में आती है बाजार में खड़े होकर। चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा खा। यहाँ पर कितना अतुलित है और मेरे पास कितना कम है। तो ये चीज़ बाजार में खड़े होकर हर व्यक्ति को लगता है, चाहे पैसे के माध्यम से लगे चाहे साधन के माध्यम से। एक व्यक्ति जब बाजार में होता है तो उसके मन में 2 बातें आती हैं कि बाजार में बहुत सा सामान है, पैसा भी मेरे पास कम है, या फिर दूसरी बात ये कि बाजार में बहुत सा सामान है पर घर में मेरे पास संसाधन कम है। तो वो परचेजिंग पावर होने के कारण बाजार में दिखने वाली हर एक चीज़ को खरीद लेता है। तो यहाँ कितना अतुलित है और मेरे पास कितना कम है, ये चीज़ बाजार में खड़े होकर व्यक्ति महसूस करता है।
बाजार मनुष्य को कैसे बेकार बना देता है? असंतोष से घायल करके, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ये भी ले लो वो भी ले लो, वो है। या फिर तृष्णा से घायल करके, यानी लालच। ईर्ष्या से घायल करके, यानी ईर्ष्या हो जाती है चीज़ों को देखकर। उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न नंबर जो 5 है, जो हमसे ये प्रश्न करता है कि बाजार जो है वो मनुष्य को कैसा बेकार करता है, कौन सा विचार है इसमें से जो बाजार जो है मनुष्य को बेकार कर देता है। तो ये सारे कारण जो है व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में अलग अलग थॉट आते हैं, और ज़्यादातर ये हावी होने वाले विचार हैं जो हर एक किसी के, ज़्यादातर लोगों के मन में आते हैं। या तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि उसे और लेना है, तृष्णा है, लालच आती ही रहती है, ईर्ष्या है, और फिर ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे कारण जो बन जाते हैं बाजार में मनुष्य को बेकार बनाने के। लेखक के अनुसार किस हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो, जब जेब और मन दोनों खाली हों, जब जेब खाली भी ना हो और मन भरा हुआ हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसको हमें समझना है ऑप्शन को। जब जेब भरी होगी, हमारे पास पैसे भी हैं और मन खाली है, यानी हमारा मन खाली है कि अभी हमने ये भी नहीं लिया वो भी नहीं लिया, तो ये स्थिति हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी बाजार में कि खरीद ले सामान। या फिर जब जेब और मन दोनों खाली हो, मन खाली होगा तो हम सामान ले सकते हैं, लेकिन जेब खाली होगा तो कैसे सामान ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। और जब जेब भी खाली और मन भी भरा हो, जेब खाली होगी तो कैसे सामान ले सकते हैं, और मन भरा होगा यानी हमें संतुष्टि होगी कि ये सामान तो है, बहुत यूज़ कर लिया है, तो भी नहीं ले पाएंगे हम सामान। तो पहला कारण जो है कि जब जेब भरी हो, हमारी जेब में बहुत सा पैसा और मन खाली हो, जिसका हमने अभी तक स्वाद ना चखा हो, उस चीज़ को लेने के लिए हम भागेंगे और बाजार का जादू हम पर खूब असर करेगा। बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है? बाजारवाद यानी बाजार जो हमें अपने चमक दमक के जाल में फंसा लेता है, ये बाजारवाद यानी ये जो इस तरीके से सामानों को हमारे सामने पेश करता है जिससे हर एक व्यक्ति उसके छलावे में फंस जाता है। तो ये बाजारवाद जो है वो इसको किससे बढ़ावा मिलता है? मन के भरे होने से। बाजारवाद जो है, यहाँ पे जो हमें प्रश्न किया जा रहा है कि बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है, यानी कि हमारे पास पैसा बहुत होने से, या हमारा मन खाली होने से, या हमारा लालची होना, इनमें से कौन सी बातें होंगी जो हमारे बाजारवाद यानी बाजार में जा जाकर हमें सामान खरीदना या उसके जाल में फंसना जो है बढ़ावा देता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए कि मन का भरा होना, जेब का खाली होना, या मन के खालीपन से, या धन के अधिक होने से। तो जो प्रश्न नंबर 7 है, इसका उत्तर मन के खालीपन से। हमारा मन खाली होगा, जेब होगी तभी, जेब में पैसे होंगे हम तभी बाजार में खड़े होंगे। तो ये ऑप्शन, हमें ये सोचना ही नहीं है कि जेब में पैसे हैं या नहीं, जेब में पैसे होने पर ही हम बाजार जाएंगे। लेकिन बाजार में जाने के बाद अगर हमारा मन खाली होगा, हमें संतुष्टि नहीं होगी, हमें लगेगा हमें ये भी चीज़ लेनी है वो भी चीज़ लेनी है, तो ये चीज़ से हम बाजारवाद में फंसेंगे ही। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? बाजार का जादू जो है वो उसकी तुलना किससे की गई है समझाने के लिए कि बाजार का जादू कैसा है। धन आकर्षण, यानी जिस तरीके से धन को देखकर आकर्षण होता है उससे, चुंबक के आकर्षण से, या फिर मन के आकर्षण से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसका उत्तर है चुंबक के आकर्षण से। आपने देखा है एक चुंबक दूसरे चुंबक से किस तरीके से थोड़ी सी ही दूरी पर से ही चिपक जाता है, वो आवेग जो है उस तेजी से बाजार का जादू किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है जहां वो कुछ सोच समझ ना पाए और उसके जाल में फंस जाए। लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, जब मन खाली हो, जब पैसे ज़्यादा हों, या जब पैसे ज़्यादा ना हो। तो लेखक के अनुसार हमें यह बात पूछी जा रही है, यानी पाठ में हमें जो बताया गया, लेखक ने अपने मन की बात कि हमें बाजार कब जाना चाहिए। तो बाजार हमें तब जाना चाहिए जब मन खाली ना हो, यानी मन हमारा हम संतुष्ट हो, हम तब बाजार जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी रिजेक्ट करते चले जाएंगे कि इस चीज़ को मैंने ले रखा है, इसका यूज़ भी किया हुआ है, तो हम ज़्यादातर चीज़ों पर आकर्षित नहीं होंगे। तो हमें जो ज़रूरत होगी हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे। तो इसलिए जब हमारा मन खाली ना हो तभी हमें बाजार जाना चाहिए। लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसका है? लेखक ने
पाठ के अंतर्गत हमें बताया है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर हम इतना नियंत्रण रखें कि हमें अपनी ज़रूरतों के बीच में, अपनी चाहत के बीच में और बेवजह की चीज़ों के बीच में हमें फ़र्क करना आना चाहिए, क्योंकि हम मन को इतना भी नियंत्रण में नहीं ले सकते कि बिल्कुल ही शून्य हो जाए, बिल्कुल भी हम किसी भी चीज़ को दें अरे नहीं लेना, अरे नहीं लेना। तो इस तरीके का व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत एक बेसिक जो व्यक्ति में के मन में जो एक लालच होती है या ज़रूरत वो महसूस करता है वो तो होगी। तो मन जो है वो हमारा शून्य कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम व्यक्ति हैं और इस संसार में रह के व्यक्ति का मन जो है वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कई विचार आते जाते उसमें रहते हैं। तो इस हिसाब से शून्य होने का अधिकार किसको है? सिर्फ प्रत्येक मनुष्य का, संतोषी व्यक्ति का, परमात्मा का या प्रत्येक जीव का। तो इसका उत्तर होगा परमात्मा का। खाली ईश्वर ही ऐसा है जिसका मन मस्तिष्क जो है वो शून्य हो सकता है, उस पर अपना काबू पूरी तरीके से कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इसलिए इंसान पूरी तरीके से अपने मन पर काबू नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी ज़रूरतों और बेवजह की ज़रूरतों पर में डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। उसके बीच में हमें अपने आप को ये समझाना आना चाहिए कि ये चीज़ें हमें हमारी ज़रूरतों के लिए हैं और ये बेवजह की ज़रूरतें हैं। तो इसमें हमें डिफरेंसेस करना आना चाहिए। लेखक के अनुसार ठाठ देखकर मन को बंद करके रखना क्या है? ठाठ देकर मन को बंद करना क्या है लेखक के अनुसार? बुद्धिमत्ता है, मूर्खता है या चेतनता है या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर है मूर्खता, यानी ठाठ को दे दो और फिर मन को बंद कर लो। तो जो आपके पास है आप उसको उसका स्वाद चखें और जो आपके पास है, लेकिन बेवजह की इच्छाओं को पनपने ना दें और जो ज़रूरत हो वो आप अपनाएं। तो ये लेखक का मानना है। लेकिन ये भी नहीं है कि आपके पास जो ठाठ है आप उसको दे दें और उसके बाद अपने मन को शून्य कर लें, तो ये मूर्खता होगी लेखक के अनुसार। लोग भगत जी का चूरन लेने को क्यों उत्सुक रहते थे? अब भगत जी का एक उदाहरण दिया गया है पाठ में। लेखक ने भगत जी का एक उदाहरण दिया है कि भगत जी किस तरीके से चूरन बेचते हैं और इस चीज़ को वो इस काम को बड़ा करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन भगत जी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ये संतोष है कि वो इस चूरन को बेचकर जितना कमा रहे हैं उससे उनका जीवन चल रहा है। इसी तरीके का नियंत्रण हमको अपने भी मन पर पाना है। तो भगत जी का चूरन जो है लेने को लोग क्यों उत्सुक रहते थे, इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ये कि उनका चूरन उन्हें अच्छा लगता है। दूसरा, वे उनसे सद्भावना रखते हैं। तीसरा, वे बालकों को मुफ्त में चूरन देते हैं। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो लोग उनसे सद्भावना रखते हैं, इस वजह से लोग भगत जी का चूरन लेते हैं और उसको लेने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। लेखक ने चूरन वाले को किसकी संज्ञा दी है? यानी लेखक ने चूरन वाले को किसकी संज्ञा दी है, किसका नाम दिया है? किसी भी मान्य पाठक से श्रेष्ठ, अपदार्थ प्राणी, अडिग व संतोषी व्यक्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 13वें का उत्तर जो है वो घ होगा कि जो चूरन बेचने वाला व्यक्ति है उसको लेखक ने ये सारी संज्ञा दी है। क्यों? किसी भी मान्य पाठक से श्रेष्ठ, हर वो पाठक से वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसका अपने मन पर नियंत्रण, उसका अपना काम करने का तरीका और जो उसके नियम है। दूसरा, अपदार्थ प्राणी, यानी पदार्थों में खो जाने वाला प्राणी नहीं है वो, यानी किसी पदार्थ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर उसकी लालच के वश में हो जाना, ये चूरन वाले व्यक्ति का गुण नहीं है। तीसरा है अडिग, यानी अपने काम पर और अपने विचार पर टिके रहने वाला और संतोषी, और उसको सेटिस्फाइड व्यक्ति है, वो उसको सेटिस्फेक्शन है कि वो जो भी कमा रहा है या काम कर रहा है उसके जीवन के लिए वो उतना काफ़ी है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बेवजह की इच्छाएं नहीं हैं। तो ये सारे ही जो नाम है इसकी संज्ञा लेखक ने चूरन वाले को दी है। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या कर सकती है? पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या कर सकती है? पाठ में लेखक ने हमें व्यंग्य शक्ति के बारे में बताया, वो भी पैसे की। तो वो क्या है? सगों के प्रति कृतज्ञ, सगों के प्रति कृतज्ञ, अकिंचन बना सकती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सगों के प्रति कृतज्ञ होना ही जो है वो पैसे की व्यंग्य शक्ति है। पैसे की व्यंग्य शक्ति किसके सामने नहीं चलती? जो पैसा है वो अपना, जो आप कह सकते हैं एक नेगेटिव अफेक्ट जो है वो किसके सामने नहीं रख पाता है?
पहला है आत्मिक शक्ति के सामने, दूसरा धार्मिक शक्ति के सामने, तीसरा नैतिक शक्ति के सामने, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो पैसा है वो इन सभी के सामने अपनी व्यंग्य शक्ति को नहीं रख पाता। आत्मिक शक्ति, आप अंदर से जितना मजबूत होंगे, पैसा जो है वो आपको काबू में नहीं कर पाएगा। दूसरा धार्मिक शक्ति के सामने, और तीसरा नैतिक शक्ति, आपके वैल्यूज़ कितने मजबूत हैं वो आपको मजबूती जो है पैसे के आगे झुकने नहीं देगी। किसके